हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हीट। ठीक है, इसमें जो पहला इसका सब टॉपिक है वो है टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स इट्स। तो जो लिक्विड का जब बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या चीज़ जो है मतलब कौन सा इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें है कि टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। जब भी एक लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस टाइम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जब वाटर बॉयल करेगा, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। 30 डिग्री सेल्सियस इज़ हाउ मेनी कैल्विन। तो 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने कैल्विन के बराबर होता है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी हमें सेल्सियस से कैल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसमें 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें अगर हम 273 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा 303। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 डिग्री सेल्सियस इन कैल्विन इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 कैल्विन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, 303.15 कैल्विन। सेल्सियस एंड कैल्विन आर टू स्केल्स यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वैसे तो 3 स्केल हैं, सेल्सियस, कैल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड कैल्विन आर एज फॉलोज। अगर हमें कैल्विन से सेल्सियस में जाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसमें माइनस कर देंगे 273.15, और हमें अगर सेल्सियस से कैल्विन में आना है तो हम उसमें प्लस कर देंगे, जहाँ पे के सिंबल होगा कैल्विन स्केल के टेम्परेचर के लिए और सी होगा सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हीट फ्लो जो होगा किसी भी दो बॉडी में, उसमें किस टाइप का जो है, कैसे, कौन से डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा कि दोनों की टेम्परेचर कितनी है। ठीक है, तो टेम्परेचर जिसकी हाई रहेगी उससे लो की तरफ जो है वो हीट का फ्लो होगा। हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म वेरियस टास्क। तो हीट का एक तरीके का एनर्जी का ही टाइप है, इसे हीट एनर्जी कहते हैं। और हीट जो है ना वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसका हीट का फ्लो होता है। ठीक है, और हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा ये डिपेंड करेगा किसी दो बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस पे। ठीक है, और हीट जो है वो हमेशा फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ड्यू टू द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, the temperature of both the objects become equal after some time. This state is called thermal equilibrium. तो हीट के फ्लो के वजह से ही हाई से लो की तरफ फ्लो करने की वजह से ही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू है, ठीक है, दोनों ही टेम्परेचर को मेजर करने के स्केल हैं, तो दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर होती है। तो ये है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना हो तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, तो ये C/5 इक्वल टू F-32/9 है। ठीक है, अगर हम सी दोनों को अगर हम सेम मान लें, जहाँ पे F है और वहाँ पे भी हम अगर C करते हैं तो ये क्या होगा, C/5 इक्वल टू C-32/9। ठीक है, तो ये होगा 9C, इधर ऐसा 9C इक्वल टू 5C-32, और इसको हम इधर लाएंगे तो क्या होगा 4C इक्वल टू -32 और C इक्वल टू क्या होगा -40। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो -40 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जहाँ पे टेम्परेचर जो होगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में वो हमेशा इक्वल होगा। द एब्सोल्यूट जीरो इज़ द टेम्परेचर एट विच। तो एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर होता है इसका क्या मतलब, इसका क्या सिग्निफिकेंस है कह सकते हैं। तो जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो होगा तो वहाँ पे जो गैसेस का मॉलिकुलर मोशन है वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो एट एब्सोल्यूट जीरो temperature the molecular motion of gases decreases. In other words, the absolute zero temperature is that temperature at which the speed of the molecules of the gas is minimized. मीन्स एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जहाँ पे क्या होता है कि जो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं
उसकी स्पीड मिनिमम हो जाती है। ऑन दिस टेम्परेचर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मिनिमाइज्ड, एज अ रिजल्ट देयर मॉलिकुलर स्पीड स्टार्ट्स टू डिक्रीज। और इस वजह से क्या होता है, उसका मॉलिकुलर स्पीड जो है वो डिक्रीज करता है। दैट इज़ द सब्सटेंस कैन नॉट बी कोल्डर देन दिस। इन प्रैक्टिस लोअर टेम्परेचर्स आर नॉट पॉसिबल। मीन्स हम किसी भी जो सब्सटेंस है उसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो मीन्स 0 केल्विन हो सकता है, ठीक है, उससे कम हम नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो इज़ डिफाइंड एज, तो एब्सोल्यूट जीरो कौन सा टेम्परेचर है, तो एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जहाँ पे सारा जो मॉलिकुलर मोशन है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, सीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री केल्विन इज इक्विवेलेंट टू, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है, ये होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। 0 डिग्री केल्विन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, ये तो पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उस सब्सटेंस के, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है किसी भी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से, तो मोशन होगा ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो होगा मॉलिक्यूल्स का। और दिस इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑब्टेन्ड इन नेचर, मतलब इससे कम हम टेम्परेचर को ऑब्टेन नहीं कर सकते। देयर इज़ नो एनर्जी लेफ्ट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस थर्मल ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जितने भी मॉलिकुलर मोशन है ना वो सब खत्म हो गया, उस मॉलिक्यूल के पास कोई भी एनर्जी नहीं बची है अब। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। When temperature difference between liquid and its surrounding is double, the rate of loss of heat will be, तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस जो है दो लिक्विड के बीच में वो डबल हो जाता है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या होगा, वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट एक टाइप का एनर्जी ही है, ठीक है, जिसका फ्लो होता है, जिसका ट्रांसमिशन होता है। ये ट्रांसमिशन होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, क्यों होगा, फॉर सपोज इसका टेम्परेचर अगर 230 केल्विन है, ठीक है, और इसका है 270 केल्विन, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 40 केल्विन का। ये दोनों क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में लाएगा, और इक्विलिब्रियम में आएगा कैसे, हीट लॉस करके, ठीक है। वेयर एज द हीट ऑब्टेन्ड कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टेम्परेचर। तो किसी भी सब्सटेंस में कितना हीट है ये डिपेंड करता है कि उसका मतलब मास क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है। अ साइंटिस्ट नेम जूल हैज़ प्रूव्ड थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम जूल था, जूल है ना, हीट का यूनिट भी जूल ही होता है, ठीक है, एनर्जी का यूनिट। तो उन्होंने प्रूव किया कि हीट जो है एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज़ कैलोरी, और हीट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, कैलोरी होता है। When the temperature difference between the liquid and its surrounding becomes 2 times, the rate of loss of heat becomes 2 times। तो जैसे कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है लिक्विड और इसके सराउंडिंग का अगर वो 2 टाइम्स होगा मीन्स डबल होगा, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो होगा ना वो भी डबल होगा, क्योंकि ये हीट का जो डिपेंड करता है ना ये अमाउंट ऑफ हीट, ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा कि कितने टाइम जो है चेंज हुआ है टेम्परेचर सराउंडिंग का। क्रायोजेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विथ, तो क्रायोजेनिक्स क्या कौन सा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें कि किस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, तो क्रायोजेनिक्स में हम बहुत ही लो टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। क्रायोजेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज़ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। मीन्स क्रायोजेनिक्स में एक फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम बहुत ही लो टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं और उसके एप्लीकेशन के बारे में। क्रायोजेनिक्स फ्यूल इज़ यूज्ड इन रॉकेट्स एंड स्पेस क्राफ्ट, हैंस देयर इंजन्स आर कॉल्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। तो क्रायोजेनिक फ्यूल जो है वो हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, रॉकेट्स स्पेस क्राफ्ट में, इस वजह से उनके इंजन को हम क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। इन सच रॉकेट इंजन्स एक्सट्रीमली कोल्ड एंड लिक्विड गैसेज आर यूज्ड एज फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर। तो जितने भी रॉकेट वगैरह होते हैं क्योंकि उनका जो इंजन है वो क्रायोजेनिक इंजन है, तो वहाँ पे बहुत ही कोल्ड लिक्विड गैस या फिर फ्यूल का यूज़ करते हैं। The difference in temperature between two bodies is 30 डिग्री सेंटीग्रेड. What is the difference in डिग्री फ़ारेनहाइट? अगर दो टेम्परेचर के दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो फ़ारेनहाइट में उसमें क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस है 54 का, ठीक है। तो
1 यूनिट सेल्सियस स्केल जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 9/5 यूनिट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो इसमें जो होगा यहाँ पे चेंज आएगा 9/5 इंटू 30 मीन्स 54 फ़ारेनहाइट। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एट 1 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर मीन्स सी लेवल, ठीक है। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसको फ़ारेनहाइट में कहे तो वो कितना होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। When a liquid heated, it eventually reaches a temperature at which the vapor pressure is large enough that bubbles form inside the body of the liquid. मीन्स जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे वेपर प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है, इसकी वजह से बॉडी लिक्विड के अंदर बबल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये जो बबल्स हैं, तो जब बबल्स फॉर्म होंगे तो इसी टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज़ द स्टीम पॉइंट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। स्टीम पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जब वहाँ पे स्टीम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मीन्स बॉयल कर रहा है वाटर। तो फ़ारेनहाइट स्केल में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर सेल्सियस में कहे तो वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट द सी लेवल एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट 45 डिग्री लैटिट्यूड। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है सी लेवल पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 atm प्रेशर पे और 45 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या होगा, तो ये होगा 273.16 केल्विन, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट सी लेवल एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट 45 डिग्री लैटिट्यूड इज 273.16 केल्विन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थर्मल एनर्जी और थर्मल कंडक्शन और रेडिएशन। द सन प्रोवाइड्स हीट द अर्थ थ्रू। तो सन की जो हीट है अर्थ पे आती है, ठीक है, तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू आती है, तो वो आती है रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। तो ये जो तीनों है ना, रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन, ये हीट के फ्लो करने का मेथड है। तो सन प्रोवाइड्स हीट द अर्थ थ्रू रेडिएशन इन विच फॉर इज द सप्लाइड हीट एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। तो जब चेंज इन टेम्परेचर होता है दो सब्सटेंस के बीच में, उस टाइम में हीट एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो वो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। द हीट इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द चेंज ऑफ हीट इन मैटर। जब मैटर के हीट में चेंज होता है तो वहाँ पे जो हीट स्टोर रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इन इट्स स्टेट चेंज, सो द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर डज नॉट चेंज। तो जब भी कोई दो सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन वाटर जो है वो आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो इंटरनल स्टेट है मॉलिक्यूल्स का वो चेंज हो रहा है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। इवन आफ्टर सनसेट द एयर नियर द अर्थ सरफेस टू रिसीव हीट ड्यू टू। तो जब सनसेट हो जाता है उसके बाद भी जो अर्थ के सरफेस के पास का जो सरफेस है वहाँ पे हीट वो रिसीव करता है, क्यों, ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इवन आफ्टर सनसेट द एयर नियर द अर्थ सरफेस टू रिसीव हीट ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। 1 कैलोरी ऑफ हीट इज़ इक्विवेलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली। तो 1 कैलोरी ऑफ हीट जो है वो कितने जूल के बराबर होता है, तो ये बराबर होता है हमारे पास 4.2 जूल्स के बराबर, ठीक है। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो काम करने की हमारी क्षमता है उसको हम एनर्जी कहते हैं। और कैलोरी और जूल जो है दोनों ही एनर्जी के यूनिट्स हैं, और जूल जो है वो एनर्जी का डिराइव्ड यूनिट है और इसका ऐसा यूनिट क्या है, कैलोरी है, ठीक है। तो 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.184 जूल, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल्स कह देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मेटल्स दैट यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। इसमें कौन सा मेटल है जिसका हम यूज़ करते हैं एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, तो वो मेटल कौन सा, ये है गैलियम, ठीक है। द सेमीकंडक्टर मटेरियल गैलियम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग ऑफ एलईडीज एज बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल सॉल्यूशन टू लाइटनिंग प्रॉब्लम। तो गैलियम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एलईडी को बनाने में, क्योंकि ये पोटेंशियल
लाइटिंग प्रॉब्लम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। डैश एक्सपेंशन मेक्स द एफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर। तो कोई किस एक्सपेंशन की वजह से जो है वो एफिल टावर की जो हाइट है, ठीक है, वो बढ़ जाती है, तो यह है थर्मल एक्सपेंशन। द लेंथ ऑफ आईफिल टावर इंक्रीजेज ड्यूरिंग समर ड्यू टू इट्स थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज़। थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज़ के वजह से जो आईफिल टावर है उसकी हाइट जो है वो समर के टाइम में बढ़ जाती है। व्हेन अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस इंक्रीजेस। जब भी कोई सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो जो उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, increasing the length, breadth and volume of the substance means that the incidence of the speed of the substance is called thermal expansion। मीन्स अगर किसी सब्सटेंस का हम हीट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब बढ़ेगा, और इसी जो हाइट के बढ़ने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। दिस लिटिल स्पेस बिटवीन द पेयर्स ऑफ रेल ट्रैक्स। इसी की वजह से क्या होता है कि रेल ट्रैक्स के बीच में आपने देखा होगा कि काफ़ी स्पेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्शन। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल एंड 45 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ वाटर ऑन द सेल्सियस स्केल। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सी लेवल पे जब लैटिट्यूड 45 डिग्री हो तो यह है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड वेरीज अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड प्रेशर। मीन्स किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे प्रेशर कितना है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर है जहाँ पे वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल एट 45 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ वाटर ऑन द सेल्सियस स्केल। विदिन एन एनवायरमेंट व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर कॉल्ड एज। तो एक ही इन्वायरमेंट में जो हॉरिजॉन्टल हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एडवेक्शन। ट्रांसमिशन ऑफ हीट ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन ऑफ एयर इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। तो हीट का जो ट्रांसमिशन होता है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एयर के अंदर ही इन द एटमॉस्फेयर, उसको क्या कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन ऑफ एयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्टिकल ऑपरेशन बिकॉज द वेदर वेरिएशन इन द मिडिल लैटिट्यूड इज़ ओनली ड्यू टू एडवेक्शन। तो जो हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन है एयर का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू वर्टिकल ऑपरेशन, क्योंकि वेदर का जो वेरिएशन आता है वो एडवेक्शन की वजह से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड इज़ कुक्ड फास्टर इन द प्रेशर कुकर ड्यू टू द। तो प्रेशर कुकर में जो है फूड वो ज़्यादा जल्दी पकता है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है इंक्रीज़ इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। तो फूड इज़ कुक्ड मोर क्विकली इन द प्रेशर कुकर बिकॉज एट द हायर प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइजेज फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 121 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्या है, प्रेशर इंक्रीज़ कर गया तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का वो भी इंक्रीज़ कर जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 121 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट वन प्रेशर कुकिंग एट हाई एल्टीट्यूड द कुकिंग टाइम इंक्रीजेस। इस वजह से जब हम हाई एल्टीट्यूड पे अगर हम खाना बनाते हैं तो वहाँ पे जो कुकिंग टाइम है वो इंक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो सब्सटेंस है जो कि हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, ठीक है। नॉन कंडक्टर जो कि बिल्कुल पास नहीं होता, ठीक है। और इंसुलेटर भी उसी को कहते हैं जो बिल्कुल भी हीट को पास होने नहीं देता। अ वुडन स्पून इज़ डिप्ड इन अ कप ऑफ टी क्रीम इट्स अनदर एंड विल बी। तो अगर हम एक वुडन स्पून को अगर हम कप ऑफ आइस में अगर हम डालते हैं आइसक्रीम में, ठीक है, तो उसका सेकंड जो मतलब एक साइड तो आइसक्रीम में होगा, तो सेकंड जो है ना उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, नॉट बिकम कोल्ड, क्योंकि वो एक इंसुलेटर टाइप से काम करेगा, ठीक है, क्योंकि वुड जो है एक गुड कंडक्टर नहीं है। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम देन इट्स अदर एंड विल नॉट बिकम कोल्ड बिकॉज वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वुड जो है हीट का बैड कंडक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गुड इंसुलेटर, इसमें कौन सा जो है एक अच्छा इंसुलेटर है,
तो वह है ग्लास, ठीक है। ग्लास इज एक्चुअली एन इंसुलेटर. इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजिली फ्रॉम एटम टू एटम as seen in substance like copper and other metals which are excellent conductors of both heat and electricity. तो जितने भी मेटल्स हैं, मतलब मेनली जितने भी मेटल्स हैं ऑलमोस्ट वो सारे अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. एग्जांपल आप सिल्वर देख सकते हैं, कॉपर वगैरह, ठीक है, क्योंकि इसलिए वायर भी कॉपर के बने होते हैं. लेकिन जो ग्लास है ना वो बहुत ही बेकार कंडक्टर है, ठीक है, मतलब वो एक तरीके से इंसुलेटर ही है क्योंकि वो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता. Insulators have electrons that are held tightly, which means they are not shared between other atoms. तो insulators जो है ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, इस वजह से वो मतलब एक दूसरे से हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते, ना ही इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज कर सकते हैं. ग्लास रेसिस्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पासिंग थ्रू इट. ग्लास जो है ना ही हीट पास होने देता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है. ग्लास, वुड एंड प्लास्टिक आर ऑल एक्सलेंट इंसुलेटर बट नॉट गुड कंडक्टर. ग्लास है, वुड है, प्लास्टिक, ये सारे ही क्या हैं, अच्छे इंसुलेटर है, ठीक है. ग्लास हैज़ बीन मेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर एंड इट मेड ऑफ सैंड, सोडा एंड लाइम. तो ग्लास कैसे बनता है, सैंड, सोडा और लाइम से. ग्लास कैन बी सीन इन थर्मोस एंड वाटर बॉटल ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डज नॉट ईजिली अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट easily through it, keeping the temperature of the liquid inside the thermos fairly constant. तो ग्लास जो है ना वो आपने देखा होगा जितने भी बॉटल्स होते हैं उसके अंदर ग्लास होता है. इसका रीज़न क्या है कि वो अपने से हीट का जो ट्रांसफ़र होने नहीं देता है ईजिली. वाई डज आइस कवर्ड इन सॉ डस्ट नॉट मेल्ट क्विकली. जब भी हम सॉ डस्ट में अगर हम आइस को रखते हैं तो वो जल्दी मेल्ट नहीं करता है. इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सॉ डस्ट जो है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है, ठीक है. The snow covered with sawdust does not melt quickly because there is air between the layers of sawdust which is a bad conductor of heat. तो जो sawdust के अगर ढका हुआ है, ठीक है, आइस पे, तो आइस जो है जल्दी मेल्ट नहीं होगा. इसका रीज़न है क्योंकि उन दोनों के सरफेस के बीच में एयर है जो कि एक बैड कंडक्टर है हीट का, ड्यू टू विच द हीट फ्रॉम आउटसाइड कैन नॉट गेट इनसाइड. एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ आइस इज कॉन्स्टेंट देन आउटसाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसुलेटर. इसमें से कौन सा इंसुलेटर है, तो इस पर इंसुलेटर कौन सा है, वुड है. कॉपर तो मेटल है ना, ये भी एक कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर. एल्युमिनियम भी और मरकरी भी. दो सब्सटेंसेज थ्रू विच द चार्ज कैन नॉट फ्लो, दैट इज़ अ सब्सटेंस थ्रू विच द करंट डज नॉट फ्लो, आर कॉल्ड इंसुलेटर. वो सब्सटेंस जिसके थ्रू जो है वो चार्ज फ्लो नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है. तो ये जो वुड है वो इंसुलेटर है. इन सब में जो है कॉपर, मरकरी और एल्यूमिनियम ये सारे कंडक्टर हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स. हीट इज़ डैश अ टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम अ वार्मर सब्सटेंस टू अ कोल्डर वन. तो हीट क्या है, हीट एक तरीके से एक थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, हीट का ही फ्लो होता है, ठीक है. थर्मोडायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी. थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है जिसमें कि हम हीट, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं. इन ब्रॉड टर्म्स इट डील्स विद द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो हम कह सकते हैं कि मेनली एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. द की कॉन्सेप्ट इज़ डैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क. तो कह सकते हैं कि हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. टू बॉडीज़ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ़ दे हैव द सेम. तो अगर दो बॉडीज़ हैं जो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, कब, जब दोनों का जो टेम्परेचर होगा ना वो सेम होगा. व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम दे आर सेड टू हैव द सेम टेम्परेचर. जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो मतलब दोनों के पास क्या होता है, सेम टेम्परेचर होता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीचिंग थर्मल इक्विलिब्रियम हीट विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द बॉडीज़. जब भी थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी होता है तो हीट जो है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ट्रांसफ़र होता है. अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द क्लोज सिस्टम इन कंसिडरेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड. तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में जब कभी भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आइसोकोरिक, ठीक है. तो बाकी को भी समझ लेते हैं. आइसोबैरिक कब होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा. आइसोथर्मल कब होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. और एडियाबैटिक कब होगा, जब हीट जो है ना वो कांस्टेंट होगा.
thermodynamic body, that body whose state can be expressed in terms of its volume, pressure and temperature. थर्मोडायनेमिक बॉडी उसको कहेंगे जिसका हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल अगर एक सिलेंडर है जिसमें कि गैस भरा हुआ है, या फिर फुटबॉल जिसके अंदर एयर है, ठीक है, तो ये सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज एक तरीके से सिस्टम है. द प्रोसेस एडॉप्टेड टू चेंज अ बॉडी फ्रॉम वन स्टेज टू ऑफ इट्स हीट, प्रेशर एंड वॉल्यूम टू अनदर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. तो जब हम कोई प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो हम अडॉप्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंस का हीट, प्रेशर या फिर वॉल्यूम को चेंज करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं. आइसोकोरिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस. आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बॉडी का कांस्टेंट होता है और इस केस में कोई भी वर्क डन नहीं होता है. व्हेन आइस क्यूब्स आर मेड द एंट्रोपी, जब भी हम आइस क्यूब बनाते हैं तो उसमें वाटर की जो एंट्रोपी है ना वो कम होती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है. तो एंट्रोपी क्या होता है, द फ्लो, किसी की चीज़ की फ्लो करने की टेंडेंसी. तो जब वाटर है तो वो लिक्विड है तो उसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर हैं तो वो अच्छे से फ्लो कर पा रहे हैं. बट आइस क्यूब में क्या है, वो मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं क्योंकि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. इस वजह से एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है. तो एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क. तो एंट्रोपी वो टेम्परेचर है जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेट ही उस एनर्जी की वजह से ही है. फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अगर लिक्विड है, वो लिक्विड क्यों है, अपनी एंट्रोपी की वजह से, अपने मॉलिक्यूल्स के रैंडमनेस की वजह से. दिस इज़ बिकॉज दैट द वर्क हैज़ बीन मेजर्ड फ्रॉम ऑर्डर्ड मॉलिकुलर मोशन. द अमाउंट ऑफ एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड ऑल्सो एज द मेजर ऑफ मॉलिकुलर डिसऑर्डर अदरवाइज कॉल्ड एज रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम. तो एंट्रोपी क्या होता है, किसी भी चीज़ का रैंडमनेस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का रैंडमनेस, उसका जो है फ्लो करता है जो मॉलिक्यूल्स, वो उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं. सो एज द डिसऑर्डरनेस डिक्रीजेज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट, द एंट्रोपी ऑल्सो डिक्रीजिंग. इस वजह से जब कोई भी जो रैंडमनेस है वो डिक्रीज़ करता है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में, तो एंट्रोपी भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है. Which type of molecular motion does not contribute towards internal energy? तो कौन सा मॉलिकुलर मोशन है जो कि इंटरनल एनर्जी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है. तो ये सारे ही जो है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ये सारे ही मॉलिकुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो इसका ऑप्शन जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नन ऑफ दिस. इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम और अ बॉडी विथ वेल डिफाइंड बाउंड्रीज इज द टोटल वर्क ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इंटरनल एनर्जी जो होता है किसी भी सिस्टम का, वो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से. तो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल भी आ गया और रोटेशनल भी आ गया. और काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी उस मॉलिक्यूल में होता है. अगर पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो उसमें वाइब्रेशनल मोशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब भी आ गया. इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इंक्लूड्स द एनर्जी इन ऑल द केमिकल बॉन्ड्स. From a microscopic point of view, the internal energy may be found in many different forms for any material or repulsion between the individual molecules. तो जो इंटरनल एनर्जी होता है ना, वो अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कह सकते हैं मिला करके किसी भी सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं. डैश स्टेट्स दैट इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टेट एंड द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम. तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, ये होता है हीट सप्लाइड, जो हम सिस्टम को हीट देते हैं और वो सिस्टम कितना वर्क कर रहा है. ये कौन सा लॉ कहता है, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इंटरनल एनर्जी एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जिससे कि इंटरनल एनर्जी जो है इंक्रीज होगा, जो वो किसके बराबर होगा, कितना अमाउंट ऑफ हम हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को और कितना वर्क जो है वो सिस्टम कर रहा है, ठीक है. टोटल इंटरनल एनर्जी वो किसके बराबर होगा, टोटल वर्क डन प्लस जितना हम हीट सप्लाई की है, ठीक है. डैश कोडिफाइड द फर्स्ट टू लॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एंड deduced that the absolute zero of temperature is -273.15 degree centigrade. He was honored for this with the naming of the Kelvin temperature also. तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है, जिन्होंने दो जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के उसको कोडिफाई किया, तो वह है विलियम थॉमसन, ठीक है. विलियम थॉमसन कोडिफाइड द
फर्स्ट टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डिड्यूस दैट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज़ -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विलियम थॉमसन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि दो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को डिड्यूस किया और उन्होंने बताया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है वो होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ही वॉज ऑनर्ड फॉर दिस विद द नेम ऑफ कैल्विन टेम्परेचर स्केल। और इनके जैसे ही जो कैल्विन स्केल का नाम है वो कैल्विन है, ठीक है। Absolute zero temperature is theoretically the lowest possible temperature in nature. At this temperature, the molecular energy is minimum. Absolute zero temperature जो है ना वो मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है, उससे कम हम टेम्परेचर कर ही नहीं सकते। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है इन डिफाइंड बाय 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री केल्विन ऑन केल्विन स्केल। तो 0 डिग्री केल्विन को हम ये केल्विन स्केल में ही मिनिमम टेम्परेचर होता है जो कि है 0 डिग्री केल्विन, या उसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेव के बारे में।